नमस्कार, मैं आस्था आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना से संक्रमित 55% से ज़्यादा मरीजों को मिली अस्पतालों से छुट्टी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 4 लाख से ज़्यादा हो गई है, लेकिन सुकून की बात यह है कि इनमें से आधे से अधिक मरीज पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,925 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। हालांकि इस दौरान 15,000 से ज़्यादा नए मामले भी सामने आए हैं और 300 से अधिक मरीजों की जान भी चली गई। इस दौरान 1,90,730 लोगों की जाँच भी हुई है। अब तक कुल 68 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। पाकिस्तान की साजिश, आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए एलओसी पर लगाई आंख। जम्मू कश्मीर में कायम होती शांति पाकिस्तान की आंखों में चुभने लगी है। वह आतंकियों की घुसपैठ कराने को लेकर नित्य नई साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। अब उसने आतंकियों की घुसपैठ कराने को लेकर नई साजिश को अंजाम दिया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर आग लगाने के पीछे यह साजिश है कि यह आग भारतीय क्षेत्र में पहुंचकर बारूदी सुरंगों में विस्फोट कर दे, ताकि जब भी आतंकी घुसपैठ करें तो उनके लिए रास्ता साफ मिले। भारतीय सैनिकों को एलएसी पर असाधारण परिस्थितियों में हथियार के इस्तेमाल की इजाजत। भारतीय सेना ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हथियार न ले जाने के नियमों में बदलाव किया है। सेना ने फील्ड कमांडरों को असाधारण परिस्थितियों में हथियार के उपयोग की अनुमति दे दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सेना के सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच हुए करार के नियमों को बदल दिया गया है और फील्ड कमांडरों को सैनिकों को आदेश देने के लिए असाधारण परिस्थितियों में हथियार का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। भारतीय मूल के शोधकर्ता ने चेताया 1 जुलाई तक भारत में होंगे कोरोना के 6 लाख केस। भारत में कोरोना के अब तक 4 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। 1 जुलाई तक इसके 6 लाख तक पहुंच जाने की आशंका है। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के शीर्ष शोधकर्ता भ्रमर मुखर्जी ने कहा है कि इसे रोकने के लिए भारत में व्यवस्थित योजना नहीं बनाई गई है। मुखर्जी ने कहा है कि वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए इस मोड पर और अधिक तेजी से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पचमढ़ी की नागदौरी यात्रा पर पहली बार लगी रोक, पुलिस का रहेगा पहरा। कोरोना संक्रमण के कारण पचमढ़ी की नागदौरी यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इतिहास में पहला मौका है जब इस यात्रा पर रोक लगाई गई है। इस यात्रा में हर साल 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते थे। सावन माह के कृष्ण पक्ष में 10 दिन तक ये यात्रा चलती है। पचमढ़ी से करीब 12 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ियों के मार्ग से श्रद्धालु पैदल चलकर पवित्र नागद्वारी गुफा मंदिर पहुंचते हैं। इस साल ये यात्रा 15 जुलाई से शुरू होनी थी। पूरी लद्दाख में सीमा पर चीनी सैनिकों की धोखेबाजी के बाद भारत अब चीन को हर मोर्चे से जवाब देने की तैयारी में है। सैन्य और कूटनीति के साथ भारत आर्थिक रूप से भी चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने चीन से आने वाले सामान के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इसका मकसद चीन से आने वाले सामानों का आयात को रोकना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अब चीन से निर्भरता कम करने की कोशिश में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसको लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उद्योगों को चीन से आने वाले कुछ सामान और कच्चे माल के बारे में सुझाव देने को कहा गया है। पूरी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान पर विपक्ष ने हमले तेज कर दिए हैं। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी चीन की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर 5 सवाल भी दागे हैं। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की सीमा में ना ही कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। पीएम के इस बयान का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा कि यही बात तो चीन भी बोल रहा है कि हम सीमा में घुसे ही नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर चीन के सैनिकों ने घुसपैठ नहीं की और कोई भारतीय क्षेत्र में आया ही नहीं तो हिंसक झड़प कैसे हो गई। अगर हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की तो 20 जवान कैसे शहीद हो गए, 85 गंभीर रूप से घायल हुए और 10 अधिकारियों जवानों को चीन ने पकड़ लिया था। ये कैसे हो सकता है। चीन से सीमा पर विवाद के बीच सरकार ने सेनाओं को घातक हथियार खरीदने के लिए दिए 500 करोड़। पूरी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड को मंजूरी दे दी है। पूरी लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। इसे देखते हुए सरकार ने तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक हथियार और गोला बारूद खरीदने की इजाजत दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन भी बैठक के लिए मंत्रालय पहुंचे थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु, 198 भारतीयों को लेकर माले से रवाना हुआ आईएनएस ऐरावत। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस ऐरावत रविवार को मालदीव के माले से 198 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना हुआ।
ये भारतीय नागरिक कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गए थे। सरेंडर मोदी पर भड़की भाजपा, कहा मर्यादा तोड़ रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर रविवार को जोरदार हमला किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम बदल दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक खबर भी शेयर किया है। आपको बता दें कि राहुल चीन के मामले को लेकर रोज पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। भूकंप से हिला पूर्वोत्तर, मणिपुर, मिजोरम, असम और मेघालय में महसूस किए गए शक्तिशाली झटके। गुजरात के बाद पूर्वोत्तर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मणिपुर में रविवार 21 जून को मध्यम तीव्रता का भूकंप आया। मणिपुर विश्वविद्यालय के भूभाग विभाग के अनुसार राज्य में 4:16 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5.1 थी। भूकंप का केंद्र पड़ोसी राज्य मिजोरम के नगोपा से करीब 9 किलोमीटर दूर था। पुलिस महानिदेशक नियंत्रण कक्ष के अनुसार जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बीते 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसके बाद बीजेपी के विधायक और उनकी पत्नी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद कई विधायकों ने या तो खुद को क्वारंटीन कर लिया या फिर कोरोना जांच करवाई। विधायक और उनकी पत्नी की टेस्ट रिपोर्ट शनिवार को आई थी। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के एक दिन बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने से उस दिन मौजूद अन्य विधायकों में घबराहट फैल गई। मतदान में 206 विधायकों ने भाग लिया था। इनमें से एक कांग्रेस विधायक भी शामिल थे जो कोरोना पॉजिटिव हैं। वो पीपीई किट में मतदान के लिए आए थे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, 2 लोगों का घर लापता। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ 2 परिवार के लोगों ने घर नहीं मिलने का दावा किया है, जबकि उनका नाम लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल है। उषाबाई कौल और गुड्डा रौटेल ने आरोप लगाया है कि ना ही उन्हें घर के लिए पैसे मिले हैं और ना ही उन्हें कहीं घर दिया गया है। दिल्ली दंगों में चार्जशीट में योगेंद्र यादव के नाम का उल्लेख पर नहीं बनाया आरोपी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र में समाज सेवी एवं स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव का नाम आया है। हालांकि आरोप पत्र में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि वह मौके पर भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इनके अलावा आरोप पत्र में छात्र नेता कंवलप्रीत कौर व अधिवक्ता DS बिंद्रा का नाम भी है।